गुड मॉर्निंग बच्चों। कोविड-19 की वजह से आप लोगों की पढ़ाई में काफ़ी दिक्कतें आई हैं, तो हम सभी टीचर्स चाहते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई कंटिन्यू हो। तो चलिए बच्चों, आज हम सोशल साइंस की बुक की पढ़ाई करेंगे, जिसमें भाग 1, जिसमें आपका इतिहास एवं राजनीतिक शास्त्र को लिया गया है, जिसमें हमको इतिहास खंड पढ़ना है। तो पहले विषय सूची हम देख लेते हैं। इतिहास का पार्ट 1 में है आधुनिक यूरोप का उदय। 2 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन की स्थापना। 3 अंग्रेजी शासन का भारतीय जन जीवन पर प्रभाव। 4 भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। 5 भारतीय समाज में नए विचार। 6 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। 7 भारतीय गणतंत्र की स्थापना। 8 में छत्तीसगढ़ अध्ययन के बारे में, जिसमें हम अध्याय 1 आधुनिक यूरोप का उदय पढ़ेंगे, जिसमें आधुनिक यूरोप का उदय किस तरीके से हुआ इसके बारे में देखेंगे। चलिए देखते हैं बच्चों। इतिहास मानव के संपूर्ण क्रियाकलाप, मतलब इतिहास हमें मानव के संपूर्ण क्रियाकलाप, उनके काम, जो भी क्रियाकलाप जो भी उन्होंने किए और घटनाओं का एक निरंतर चलने वाला, मतलब एक क्रम जो चलते आ रहे, उस क्रम चलने वाला क्रम है। इसलिए जानकारी, समझ, अध्ययन और अध्यापन आदि की सरलता के लिए, इन सारी चीज़ों की सरलता के लिए इतिहासकारों ने विश्व इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया है, जो निम्नानुसार है। मतलब हम सभी की समझने के लिए, जानकारी इकट्ठा करने के लिए इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है प्राचीन काल, दूसरा है मध्यकाल, तीसरा आधुनिक काल। यह विभाजन विभिन्न देशों में एक निश्चित और लंबी अवधि तक चलने वाली राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक ढांचे में शामिल हो रही नवीन प्रवृत्तियों के आधार पर किया गया है। मतलब ये जो विभाजन जो किए गए हैं, वो विभिन्न देशों की एक निश्चित और लंबी अवधि तक, मतलब लंबे समय से चलने वाली राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक संस्कृति को उनमें शामिल किया गया है, जिसमें नवीन प्रवृत्ति के आधार पर किया गया है, नवीन विचारधारा, नवीन कार्यों के आधार पर किया गया है। प्राचीन एवं मध्यकाल की चर्चा हम पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं। बच्चों, अब हम आधुनिक काल के बारे में चर्चा करेंगे। आधुनिक काल का अर्थ वे सभी नवीन विचारधाराएं, प्रवृत्तियां और क्रियाकलाप हैं, जिन्होंने मानव जीवन को प्राचीन काल एवं मध्यकाल से भिन्न स्वरूप और सामाजिक मूल्य प्रदान किए गए हैं। कहने का मतलब यह है कि प्राचीन एवं मध्यकाल की घटनाओं को अलग करते हुए आधुनिक काल में नए नए विचारधाराएं, प्रवृत्तियां और क्रियाकलाप सामने आए, जो प्राचीन और मध्यकाल से इनको क्या करती है, अलग करती है। मतलब आधुनिक काल में नए नए चीज़ों, नए नए विचारधारा, नए नए कार्यों का शुरुआत शुरू हो गया। आधुनिक काल की विशेषताएं। पहला है तर्क एवं बुद्धि। मतलब किसी भी चीज़ या किसी भी कार्य को कर रहे हैं या विचार कर रहे हैं, तो उन्होंने उसमें तर्क निकालना शुरू कर दिया और विवेक के बल पर। आगे देखते हैं। इस युग में व्यक्ति किसी तथ्य को तब स्वीकार करता है जब वह उसे तर्क की कसौटी पर प्रमाणित पाता है। मतलब कहने का मतलब इस काल में, आधुनिक काल में, जब तक मनुष्य तर्क, किसी भी चीज़ को तर्क की कसौटी तक ना पहुंच पा ले, तब तक वो उसे प्रमाणित नहीं करता है। यही कारण क्या था, यूरोप में विज्ञान का विकास हुआ, यही इसी की वजह से। दूसरा है मानववाद। इस युग में मानव की उन्नति और भौतिक सुखों को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा। मानववाद, इसमें मानव उन्नति तो किए ही, साथ में अपने भौतिक सुखों के लिए उन्हें महत्व दिया जाने लगा। ऐसा माना गया कि मनुष्य में उन्नति करने और एक उन्नत समाज का निर्माण करने की अपरिमित क्षमता है। मतलब मनुष्य में ऐसी क्षमता है कि वह विकास भी कर सकता है और समाज में भी उसका विकास कर सकता है। ऐसा करने की उसके पास क्षमता है। तीसरा है नवीन अन्वेषण। आधुनिक काल में भौगोलिक खोजों, मतलब हमारे भौगोलिक क्षेत्र में जो भी चीज़ें उन्हें प्राप्त होती हुई, उन चीज़ों का उन्होंने खोज किया। विज्ञान में प्रगति, विकास किया गया। औद्योगिक क्रांति, मतलब उद्योग धंधों में विकास किए, एवं नवीन राजनीतिक, सामाजिक विचारधाराओं की शुरुआत शुरू हो गई। यहाँ ध्यान रखने
रखने योग्य विशेष बात यह है कि ये बातें अलग अलग महाद्वीपों व देशों में वहाँ की सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक स्थितियों तथा उनमें आ रहे परिवर्तन के आधार पर अलग अलग समय में फैली। उदाहरण के लिए यूरोप में जहाँ 15वीं और 16वीं शताब्दी के बीच आधुनिक काल का आरंभ हुआ। कहने का मतलब यहाँ पे जहाँ बताया गया है कि ये आधुनिक काल का जो विकास हो रहा था वो महाद्वीपों और देशों में वहाँ की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति में उनमें आ रहे अनेक परिवर्तन के आधार पर शुरू हो गया। यहाँ पे बताया गया है कि यूरोप में 15वीं और 16वीं शताब्दी में आधुनिक काल प्रारंभ हो गया था। वहीं भारत में आधुनिक काल का उदय 18वीं सदी में हुआ। इसका मतलब यह है कि संपूर्ण विश्व में आधुनिक काल का उदय एक साथ नहीं हुआ। विश्व के इस आधुनिक काल का इतिहास जानने के लिए हमें उन तमाम साधनों की जरूरत होना भी जरूरी है जिन्हें हम इतिहास के स्रोत कहते हैं, जिससे हमें वे तमाम जानकारी प्राप्त होती है जो हमें इतिहास को जानने में सरलता प्राप्त करती है। अब बच्चों आगे देखते हैं। आधुनिक इतिहास की सामग्री हमें न सिर्फ बहुतायत स्रोत से प्राप्त होती है, बहुतायत मतलब बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होने वाली, बल्कि इसे प्राप्त करना अधिक आसान भी है। मतलब इन सारी चीज़ों आधुनिक इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करना हमें अधिक आसान है, सरल है। आधुनिक काल में सरकारी कामकाजों संबंधी मतलब सरकारी कामकाज में जितने भी संबंधित दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जा रहा है। इस काल में लिखी व छपी पुस्तकें न सिर्फ आसानी से उपलब्ध हैं, अपितु इनमें से कई पुस्तकें पुनः मुद्रित भी होती हैं। इस काल में मतलब आधुनिक काल में पुस्तकें भी छपी, लिखी भी गई और अपितु कई ऐसी पुस्तकें भी थी जिन्हें पुनः उन्हें मुद्रित किया गया, छपाई किए गए। इनमें विभिन्न साहित्य जैसे उपन्यास, जीवनी, यात्रा वृत्तांत मतलब जब किसी भी जगहों पर यात्रा कर रहे हैं तो उसके बारे में जो भी जानकारी हासिल की उनके बारे में शामिल किया गया है। इसके अलावा तत्कालीन समाचार पत्र भी उस समय का इतिहास जानने के महत्वपूर्ण साधन है। मतलब समाचार पत्रों के माध्यम से भी इतिहास जानने का हमें एक साधन या जरिया प्राप्त होता है। साथ ही कुछ ऐसे व्यक्ति आज हमारे बीच हैं जिन्होंने भारत के स्वतंत्र संघर्ष या अन्य घटनाओं को अपनी आँखों से देखा है अथवा उसमें भाग लिया है। इनमें भी हमें आधुनिक इतिहास की अनेक जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। आप लोग अपने आसपास भी ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो अपने समय में हुए घटनाओं के बारे में आप लोगों को बताते रहते हैं। अब आगे देखते हैं आधुनिक इतिहास के स्रोतों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है। आधुनिक काल के इतिहास के स्रोत देखते हैं, जिसमें यहाँ किन किन तरीकों से हम आधुनिक काल के इतिहास को प्राप्त कर सकते हैं या जानकारी हासिल कर सकते हैं। पहला है लिखित इतिहास। लिखित मतलब लिखे हुए इतिहास के, चाहे वो पन्नों हो या किसी भी साधन से प्राप्त किया गया हो। यहाँ एक चार्ट दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं, जिसमें लिखित इतिहास में बताया गया है विभिन्न साहित्य रचनाओं के द्वारा, जीवनी के द्वारा, स्मरण मतलब याद करने वाली जो भी चीज़ें उन्हें प्राप्त हुई, या उपन्यास आदि के माध्यम से हम इतिहास प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं मौखिक इतिहास। मौखिक मतलब मुँह के द्वारा प्राप्त इतिहास। आम लोगों के अनुभव के आधार पर लोक कथाएँ, जनश्रुतियाँ मतलब लोगों के द्वारा सुनी हुई आदि बातें शामिल हैं। आधुनिक संचार साधन रेडियो, टीवी, फिल्म, टेलीग्राफ्स, ऑडियो, वीडियो, कैसेट, इंटरनेट आदि, ये सारी चीज़ें क्या है, आधुनिक संचार के साधन हैं। आधुनिक स्थापत्य नई दिल्ली का नगर नियोजन, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, मुंबई का प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, छत्तीसगढ़ में महंत घासीदास संग्रहालय, रायपुर आदि। इसी तरह की ये सारी चीज़ें क्या है, हमें आधुनिक काल के इतिहास के स्रोत के बारे में जानकारी प्राप्त करती हैं। इस तरीके से दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखित में और भी चीज़ें दी गई है, विभिन्न शासकीय, अशासकीय दस्तावेज, पत्र व्यवहार, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या त्रैमासिक छपने वाले पत्र पत्रिकाओं के द्वारा भी हमें प्राप्त हो सकती हैं। धार्मिक साहित्य विभिन्न धर्मगुरुओं, मीमांसों एवं धार्मिक संस्थाओं द्वारा
प्रकाशित साहित्य के द्वारा भी हमें जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ये सारी चीज़ें क्या है, लिखित इतिहास के द्वारा प्राप्त होने वाले स्रोत हैं, साधन हैं। अब आगे देखते हैं, इसके साथ ही हमारे वर्तमान जीवन से जुड़ी प्रत्येक वस्तु और उपकरण, जो भी उपकरण यंत्र प्राप्त हुए हैं, भी आधुनिक इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अब आगे देखते हैं, पृष्ठभूमि। 15वीं शताब्दी तक यूरोप में सामाजिक जीवन पर सामंतों तथा धर्मगुरुओं का वर्चस्व था। 15वीं शताब्दी तक यूरोप के सामाजिक जीवन में, जहाँ वो सामाजिक जीवन अपना जी रहे थे, वहाँ पर किनका शासन था? सामंतों एवं धर्मगुरुओं का वर्चस्व था, उनका शासन था, जिनकी तुलना में राजसत्ता राजा निर्बल थी। कहने का मतलब उनकी तुलना में जो राजा थे वो कैसे थे? कमजोर थे। इनके शोषण और दमन से साधारण जनता त्रस्त थी। जो यहाँ पे सामंतों और धर्मगुरुओं की वजह से जनता पर वो क्या करते थे? शोषण करते थे, दमन करते थे, जिससे जनता क्या थी? हमेशा परेशान थी। ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। कहने का मतलब यहाँ पे बताया गया कि ईसाइयों के जो सबसे बड़े धर्मगुरु जो पोप होते हैं, उनको ईश्वर का प्रतिनिधि थे, मतलब उनके कहलाने वाले सदस्य माना जाता था। इसलिए ईश्वर और परलोक से जुड़ी बातों पर ज़्यादा महत्व दिया जाता था। 14वीं शताब्दी में ही यूरोप के इस मध्यकालीन ढांचे पर प्रहार किए जाने लगे थे। मतलब मध्यकालीन ढांचे में जो चल रही थी, जो भी बातें या विचारधारा, उन पर उनका भार पड़ने लगा। अब मानव के वर्तमान जीवन के सुख दर्द, दुख दर्दों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाना लगा। अब मानव क्या है? वर्तमान जीवन में अपने दुख दर्द, जो भी तकलीफें थे, उन पर ज़्यादा वो ध्यान देने लगे। इस समय के प्रबुद्ध विचारक समाज में प्रचलित पारंपरिक विचारों, तर्क के आधार पर समीक्षा करने लगे और लोगों को बुद्धिनिष्ठा का महत्व समझाने लगे। अब क्या थी? विचारधारा धीरे धीरे परिवर्तन होने लगी थी समाज में, और लोग पारंपरिक विचारों के पर, जो सदियों से चलने वाली जो विचारधारा थी, उस पर तर्क के आधार पर उस पर वो तर्क निकालते थे, और उसमें जो उनको सही लगता था, अपने विवेक के बल पर उसे समझने लगे। लोगों को यह शिक्षा देने लगे कि विश्व को अपनी खुली आँखों से देखो और जो बुद्धि को स्वीकार हो उसे ही मानो। कहने का मतलब कि जो दुनिया में हो रहे हैं उन्हें आप अपनी आँखों से देखिए और उसी पर आप क्या है, अपनी बुद्धि तर्क के आधार पर ही उसे माने। यहाँ पे बुद्धि निष्ठा का अर्थ है मनुष्य की सोच व तर्क करने की शक्ति पर विश्वास करना। मतलब अपने जो सोचने की क्षमता हो, तर्क करने की क्षमता है, उसी पर ही विश्वास करना। तर्कों के तह तक, मतलब उनकी जड़ तक जाना, और तब स्वयं निर्णय लेना कि क्या उचित है और क्या नहीं, इस पर अपना सही तर्क निकालना। अब आगे देखते हैं यूरोप का पुनर्जागरण कैसे हुआ। वैचारिक क्रांति। 15वीं शताब्दी में यूरोप में पुनर्जागरण अर्थात वैचारिक क्रांति का प्रारंभ हुआ। ग्रीक, लैटिन आदि भाषाओं के प्राचीन ग्रंथों का स्थानीय भाषा में अनुवाद तथा नए सिरे से अध्ययन होने लगा। इसमें क्या थे? जो पुनर्जागरण थी वो वैचारिक क्रांति पर आरंभिक होने लगी, शुरुआत होने लगी। जो क्या था इसमें? ग्रीक, लैटिन भाषा में जो प्राचीन ग्रंथ लिखे थे, उनका अब स्थानीय भाषाओं में उनका उपयोग किए जाने लगा। छपाई की मशीन का आविष्कार होने के कारण पुस्तकें अधिक संख्या में आसानी से और कम कीमत पर लोगों को उपलब्ध होने लगी। इन आधुनिक युग में नए नए चीज़ों का हमने आविष्कार पढ़ा, खोज दिखा, विचार देखे, तो इसी आधार पर क्या है, इसमें नए पुस्तकें और पुस्तकों की संख्या में क्या है, बढ़ोतरी होने लगी और कम कीमत पर लोगों को आसानी से पुस्तकें उपलब्ध हो गई। फलतः ज्ञान का प्रसार क्या होने लगा? तेजी से होने लगा। प्राचीन ज्ञान एवं नवीन विचारों के अध्ययन से वैचारिक क्रांति को प्रेरणा मिली, मतलब एक नई दिशा मिली। प्राचीन ग्रंथों में निहित बुद्धि, निष्ठा, भौतिक जीवन के महत्व का बोध आदि बातें यूरोप में पुनः जड़ें पकड़ने लगी। मतलब ये जो सारी बातें थी वो पुनः फिर से सही बुद्धि के तौर पर या सही विचारधारा को सही तरीके से करने के लिए एक बार फिर से शुरू की गई। इस दृष्टिकोण ने साहित्य, चित्रकला, शिल्पकला, विज्ञान आदि सभी विधाओं को प्रभावित किया।
कलाकार अपनी कलाकृतियों में देवी देवताओं के स्थान पर मनुष्य की भावना एवं प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण करने लगे। अब क्या था, इस दृष्टिकोण में लोग नए नए अपने यहाँ पे बताया गया है कि चित्रकला, शिल्पकला मतलब चित्रों के माध्यम से, शिल्प के माध्यम से लोगों में और विज्ञान के माध्यम से लोग प्रभावित होने लगे और अपनी जो कला थी, जो रुचि थी, उसको उन्होंने देवी देवताओं या किसी मनुष्य की भावनाओं को, वो प्राकृतिक सौंदर्य मतलब प्रकृति की जो खूबसूरती थी उसी के आधार पर उन्होंने चित्रण किया गया, चित्र बनाने लगे। अब आगे देखते हैं, कोपरनिकस तथा गैलीलियो जैसे खगोल वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के बारे में प्रचलित सिद्धांतों का खंडन करके नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। मतलब जो प्राचीन विचारधारा थी, जो प्राचीन सिद्धांत थे, उनका खगोल वैज्ञानिक कौन, कोपरनिकस और गैलीलियो जैसे विचारकों ने उनका खंडन किया और बताया कि जैसे सूर्य नहीं घूमता बल्कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इन सब का परिणाम यह हुआ कि धार्मिक मान्यताओं पर आधारित विचार प्रभावित होने लगे तथा धर्म सुधार आंदोलन का एक नया फिर से सूत्रपात होने लगा। अब आगे देखते हैं धर्म सुधार आंदोलन। मध्यकालीन यूरोपीय समाज पर रोमन कैथोलिक चर्च का अत्यधिक नियंत्रण था। मध्यकालीन यूरोप के समय में रोमन कैथोलिक चर्च जो था वो क्या है, उस पर इनका अधिक शासन चलता था। ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबल लैटिन भाषा में लिखा गया था। सामान्य लोग इस लैटिन भाषा को नहीं समझते थे। लोगों के इस अज्ञानता का अनुचित लाभ उठाते हुए ईसाई धर्मगुरु कर्मकांडों को मतलब कर्म के माध्यम से वो बढ़ावा देते व धर्म के नाम पर लोगों का शोषण करते थे। कहने का मतलब यहाँ ये कि एक तो लैटिन भाषा होने की वजह से लोग अज्ञान थे, उन भाषा को वो समझ नहीं सकते थे, जिससे जो ईसाई धर्म के धर्मगुरु थे वो उनका फ़ायदा लेने लगे और उन पर धर्म के नाम पर उन्हें शोषण करने लगे, उनको परेशान करने लगते। अब आगे देखते हैं, धर्म संस्थाओं में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। धर्म के प्रति लोग क्या थे, भ्रष्टाचार बढ़ाते जा रहे थे। इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध यूरोप में जो आंदोलन प्रारंभ हुआ उसे धर्म सुधार आंदोलन कहा जाता है। यही एक परिवर्तन क्या लाया, धर्म सुधार के प्रति आंदोलन लोगों ने शुरू किया, जो धर्म सुधार आंदोलन के नाम से शुरू हो गया। अब आगे देखते हैं, उन दिनों के विचारकों ने धर्म संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचारों के विरुद्ध आवाज़ बुलंद की। जो धर्म संस्थाओं में जो भ्रष्टाचार चल रही थी उसके विरुद्ध लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू किया। बाइबल का अनुवाद स्थानीय भाषाओं में किया गया। जो वहाँ की जो स्थानीय भाषा थी या जो लोग उन भाषाओं को जानते थे उन भाषाओं में उसे परिवर्तन किया गया ताकि सामान्य लोग अपने धर्म ग्रंथों को स्वयं पढ़ें और समझ सकें। मार्टिन लूथर नामक जर्मन धर्मगुरु ने धार्मिक संस्थाओं के दुराचारों की निंदा करते हुए एक खुला वक्तव्य जारी किया। मार्टिन लूथर जो क्या था, एक व्यक्ति जिन्होंने जर्मन धर्मगुरुओं के धार्मिक संस्थानों को गलत ठहराते हुए उन्होंने एक खुले तौर से लोगों को बताया, जिनमें उसने जनता से कहा, आप लोगों को धर्मगुरुओं के कथन को ही धर्म न मानकर स्वयं बाइबल पढ़ना चाहिए और धर्म के तत्वों को समझना चाहिए। उन्होंने जनता लोगों को ये बताया कि आप लोग सिर्फ धर्मगुरुओं की बातों को सिर्फ ना माने बल्कि बाइबल में जो लिखी है उन बातों को के तत्वों को आप समझें और उन्हें ही पालन करें। उसने ईसाई धर्मगुरुओं के प्रमुख पोप की निर्गुण सत्ता को चुनौती दी। जो यहाँ क्या थी, जो चल रही थी ईसाई धर्म के पोप के द्वारा जो सत्ता चल रही थी उस सत्ता को उन्होंने चुनौती दी और धर्म व्यवस्था में प्रचलित दोषों का विरोध प्रोटेस्ट किया। मतलब धर्म व्यवस्था में जो चल रही थी जो बुराइयां थी उनको उन्होंने क्या किया, विरोध किया। इसलिए उसके अनुयायियों को प्रोटेस्टेंट कहा जाने लगा। धर्म सुधार आंदोलन के फलस्वरूप पोप के दबदबे में कमी आई। क्यों कमी आई? क्योंकि जो प्रचलित दोष थे, धर्म व्यवस्था में जो दोष थी उसमें अब लोगों को जागरूक होने लगे लोग, जिससे क्या है पोप के दबदबे जो उनका जो शासन चल रहा था उसमें अब कमी आने शुरू हो गई। पोप के वर्चस्व से परेशान यूरोप के कुछ शासकों ने भी पोप का वर्चस्व मानने से इनकार कर दिया।
इनमें इंग्लैंड का राजा हेनरी अष्टम भी एक था। इस तरह धर्म सुधार आंदोलन ने यूरोप में आधुनिक विचार का सूत्रपात कर पुनर्जागरण को संभव बनाया। यही था क्या, धर्म सुधार आंदोलन, जो यूरोप में आधुनिक विचार को मतलब नए विचारों का उन्होंने सूत्रपात किया और उसे एक जागृति प्रदान की। अब आइए देखते हैं राष्ट्रवाद एवं राष्ट्रीय राजतंत्रों का उदय। 16वीं शताब्दी में यूरोप में सामंतों की सत्ता का लोप होने लगा और राजाओं का महत्व बढ़ने लगा। अब स्थिति क्या हो गई थी, परिवर्तन हो गई थी। जहां सामंतों का शासन चल रहा था, अब उसकी जगह पे राजाओं को महत्व दिया जाने लगा। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में लंबे समय से निवास करने वाले, समान भाषा, ऐतिहासिक परंपरा, राजनीतिक तथा आर्थिक हित संबंधों वाले लोगों में राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बन गया। धीरे धीरे सारी सत्ता राजा के हाथों में केंद्रित हो गई और वह कैसी हो गई, प्रबल हो गई। धीरे धीरे मतलब इन सारे क्षेत्रों में क्या है, परिवर्तन होने लगा। अब जो शासन चल रहा था वो राजा के हाथों में होने लगी और वह कैसे हो गई, शक्तिशाली हो गई, प्रबल हो गई। इन सब कारणों से यूरोप में राष्ट्रीय राजतंत्र का उदय हुआ। इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन आदि राष्ट्रीय राज्य अस्तित्व में आए। इन राष्ट्रीय राज्यों का उदय आधुनिक युग की महत्वपूर्ण विशेषता है। यही क्या है, राजतंत्र के उदय का एक विकास होने लगा। एक आधुनिक युग में उनका एक स्थान मिला और उन्होंने आधुनिक युग में अपने आप को एक नई स्थायी रूप से उन्होंने अपनी विशेषता को महत्वपूर्ण दिखाई। बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप लोगों का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1, छपाई कला के आविष्कार से क्या क्या लाभ हुए। क्वेश्चन नंबर 2, अरब व्यापारी क्या क्या वस्तुएं यूरोप के व्यापारियों को बेचते थे। क्वेश्चन नंबर 3, मार्टिन लूथर के अनुयायियों को प्रोटेस्टेंट कहा जाता है, क्यों। ये 3 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।